सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे पहले प्रश्न समझते हैं। पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि सरल ब्याज की किस दर से, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और कोई धनराशि क्या होती है, अपनी कितनी गुनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है 24 वर्षों में। तो हम जैसा कि जानते हैं अमाउंट इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। तो 7 गुनी हो जाती है कौन, ये अमाउंट 7 गुना हो जाएगा ना, तो 7 हो जाएगा 7p। इस किसका 7p हो जाएगा, ये अपना खुद का 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना होकर के तो 7p ही तो हुआ। ठीक है, और ये यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही लिखेंगे और p का p ऐसे ही लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट और p का रेशियो पता चल जाएगा इससे देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6p। ठीक, ये इधर माइनस जाएगा तो 6p हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 6p। तो अब हमको क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बटा 100। ठीक, देखिए इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकल के आया है 6p। ठीक है, तो 6p हम यहाँ रख देंगे और p को वैसे ही रखेंगे। और रेट पूछ रहा है, रेट नहीं पता है, और टाइम कितना दिया है 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष टाइम दिया है बटा 100। ठीक, अब p से p कैंसिल हो गया और 6 से 24 कैंसिल होगा, 6 4 जा 24, अब 4 से 100 कैंसिल होगा, 25 आएगा। इसका मतलब आ गया आर की वैल्यू, ये इधर जाएगा 25, मतलब 25% क्या होगा, 25% की दर से होगा। ठीक है, तो सरल ब्याज था तो सरल ब्याज का हमने फॉर्मूला लगाया। इसमें कहा कि अपनी 7 गुनी हो जाती है, तो 7 गुनी हो जाती है तो हमने जो है अमाउंट जो 7 गुना हो जाता था, किसका 7 गुना हो जाता था, मूलधन का 7 गुना, तो मूलधन का 7 गुना अमाउंट हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ से ब्याज उतारा, ब्याज और मूलधन में हमने एक रिलेशन फाइंड किया और उसके बाद हमने ये फॉर्मूले में लगा दिया, जो कि आंसर आ गया। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, तो इस वृत्ताकार मैदान का जो व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, ये वृत्ताकार मैदान है, इसका व्यास ज्ञात करना है। ठीक, व्यास मतलब डायमीटर ज्ञात करना है। अब इसका जो क्षेत्रफल है, इस वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है, जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल, तो अब इसका क्षेत्रफल इस वाले मैदान, ये जो वृत्ताकार मैदान है इसका मान लेते हैं जो त्रिज्या होगी कैपिटल R, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो गया। कह रहा है इस जो ये वृत्त है इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 8 मीटर त्रिज्या है ना, तो 8 मीटर त्रिज्या है तो 8 स्क्वायर। ठीक है, पाई 8 स्क्वायर हो गया ना, ये एक वृत्त का हो गया। और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योगों के बराबर है। तो इसका योग कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 36 पाई दिया गया है, 36 पाई। ठीक, तो अब इसमें पाई पाई सब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर बराबर 8 8 जो कितना होता है 64 प्लस 36, तो बराबर हो जाएगा 100 ऐड करने पे R स्क्वायर। तो यहाँ पे R की वैल्यू हो जाएगी 10। जब रेडियस की वैल्यू 10 आ रही है, मतलब कि त्रिज्या की वैल्यू 10 आ रही है, पूछा है हमसे व्यास, तो व्यास तो इसका डबल होता है, तो व्यास आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, व्यास कितना है 20 मीटर आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट हो। ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये सारे बीपीएससी के पूछे हुए गए क्वेश्चंस हैं जो इस बार पेपर आए थे। तो ज़रूरी नहीं कि ये आप बीपीएससी का कर रहे हैं तो खाली बीपीएससी में अगेन पूछेगा या फिर ये होगा कि सिर्फ बीपीएससी में ही पूछता नहीं, ये आपका केवी में भी पूछ सकता है, DSSB में भी पूछ सकता है। मैथ्स का अगर है तो मैथ्स का एक कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड नहीं है कि ये इसमें नहीं पूछेगा वो उसमें पूछेगा। अगर सिलेबस सेम है तो पूछेगा वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है, कहीं और से अगर नया क्वेश्चन नहीं ले आता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को अगर हम a प्लस बी प्लस सी से भाग दें तो क्या भागफल मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला देखना है। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी ए बी माइनस सी ए, ठीक है। अब अगर हम ए बी सी से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, अगर हम इसको ए बी सी से मान लीजिए ऐसे भाग कर दे रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी को भाग कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी को अगर हमने भाग कर दिया तो क्या हुआ, क्या आया, यही आया, ठीक है। ये क्वेश्चन ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में पता करनी है कि कितनी है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक। अब दिया गया है आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। परिमाप क्या होते हैं आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू, अब कितना दिया गया है 26 दिया गया है तो यहाँ पे 26 लिखेंगे। तो l प्लस बी कितना आ जाएगा, l प्लस बी आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसका ना इसको और इसको देखना है कि कुछ हम ऐसा बनाएं कि l और b अलग अलग भी हो जाए और ये जोड़ने पे 13 आए, ठीक है। कैसे आएगा, तो ये जो 30 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 5 जा 30 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं 6 5 जा 30, और 6 5 11 क्या होता है 13 होता है। अगर हम 6 5 यहाँ कर लें 6 यहाँ कर लें ना, तो ये क्या होगा 11 होगा, और 6 5 जा 30, मतलब यही मेन इसका वैल्यू है, यही इसकी वैल्यू है। तो जो बड़ा है वो क्या है, वो लंबाई है। तो लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। कितना आसान तरीका था, बस आपको स्प्लिट करना आना चाहिए। देखिए इसको स्प्लिट मैंने किया 6 5 जा 30, और ऐसे स्प्लिट करना है कि जोड़ घटा के हमारा जोड़ के ही आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये प्लस है ना, ध्यान देना है कि 13 आ जाए, 6 5 13 होता है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, ठीक है, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण मतलब क्या होता है, d1 की लंबाई 2a है और d2 की लंबाई कितनी है 2b है। इसका परिमाप पता करना है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है आपका रोम्बस, ठीक है, रोम्बस। अब ये रोम्बस बन गया, ठीक है, रोम्बस बन गया। अब इसका जो ये d1 है, ये d1 विकर्ण है, ये d2 विकर्ण है, ठीक, ये d2 विकर्ण है, ये वाला d2 ये वाला d1। अब हमें क्या करना है, इसका परिमाप पता करना है। परिमाप तो हमें तब पता चलेगा जब इसका साइड पता रहेगा, जब इसकी भुजा पता रहेगी। तो इसकी भुजा बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का होल स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। d1 d2 क्या है, विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देनी है। तो भुजा को अगर हम x मान लेते हैं, x 4x स्क्वायर, इतना ना लिखना पड़े हमें, हम सिर्फ और सिर्फ x मान लिए हैं। तो d1 क्या है 2a है, अगर हम 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा, और हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे 4a लिख दे रहे हैं, 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 और b स्क्वायर 4b स्क्वायर हो गया,
अब हमें क्या करना है, स्क्वायर यहाँ से हटाना है, तभी तो हमें भुजा आएगी, भुजा पता चलेगी। तो x बराबर हो जाएगा 4a² प्लस 4b²। अब यहाँ पे जब ये हटाते हैं ना तो ये जो है इधर जा कर के स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर भी आएगा स्क्वायर रूट ना। जब 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो 4 है ये बाहर निकल के 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 ये बाहर बन गया, हो जाएगा आपका a² प्लस b²। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। काट दिया ना, काट दिया। अब क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब हमें इसका परिमाप पता करना है। तो भुजा बराबर तो इतना हो गया, मतलब एक भुजा इतने के बराबर। अब 4 भुजा कितने के बराबर, 4 गुणे x हो जाएगा। तो 4 √a² प्लस b² हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, परिमाप है, ठीक है। ये परिमाप बन जाएगा ना, सारी भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप बन गया। देखिए कहाँ परिमाप बना, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट, ठीक। तो आई होप कि आपको आहिस्ता आहिस्ता मैंने समझाया है वो समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी में आया था, थोड़ा देखने में दमदार है लेकिन करने में इतना छोटा सा है बस, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसी काम को y दिन में पूरा करते हैं, तो x बटा y का मान ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है, देखिए घबराइए नहीं, इसमें सीधे सीधे आप डायरेक्ट लिखिए। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है ए कितने दिन में पूरा कर रहा है, ए 15 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। ए यहाँ दिन लिखा मैंने, ठीक है। ए 15 दिन में पूरा कर रहा है। बी कितने दिन में पूरा कर रहा है, बी 8 दिन में काम को पूरा कर रहा है। अच्छा, बी प्लस सी मिलकर उस काम को 4 दिन में करते हैं। बी प्लस सी मिलकर उस काम को 4 दिन में करते हैं। और ए प्लस सी मिलकर x दिन में करते हैं। सारा हमें डेटा लिख लेना है ना, अगर हमें डेटा नहीं भूलना है, ठीक है। x दिन में करते हैं। और a प्लस बी मिलकर y दिन में करते हैं। a प्लस बी मिलकर के y दिन में करते हैं। पूछ क्या रहा है, x अपॉन वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी, बस इतना सा पूछ रहा है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पता करना है कि कितना सारा काम है, टोटल काम तो पता करना है। टोटल काम कैसे पता चलता है, ऐसे 15 और 8 का हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 15 और 8 का एलसीएम कितना आता है, 120 आता है, ठीक है। यहाँ 120 लिख देंगे। अब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 15 से 120 का भाग कर देंगे तो एक दिन में ए का काम आ जाएगा, ठीक है। एक दिन में 8 काम करता है, ठीक है। ए एक दिन में 8 काम करता है। बी कितने दिन में करता है, तो 120 बटा 8 हो जाएगा 15। बी जो है एक दिन में 15 काम करता है। अब बी प्लस सी दोनों साथ मिल कर के एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में, ठीक है। यहाँ पे एक दिन की वैल्यू लिख रहे हैं। एक दिन में बी प्लस सी एक दिन में मिलके कितना करते हैं, 30 काम करते हैं, क्योंकि 120 बटा 4 हो जाएगा 30। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से इसको यहाँ बी है, यहाँ बी प्लस सी है। बी प्लस सी का एक दिन का काम है, बी का एक दिन का काम है। तो हमें यहाँ इन दोनों इक्वेशन से सी का एक दिन का काम मिल जाएगा। तो इसमें बी एक्स्ट्रा है ना, बी हटा देंगे, तो बी हटाएंगे कितना, 15 हटा देंगे तो सी का कितना आ जाएगा, सी का 15 आ जाएगा, ठीक। अब बहुत सिंपल है, देखिए कितना आसान है। अब क्या कह रहा है,
ए प्लस सी एक्स दिन में करते हैं काम ना, ए प्लस सी कितने दिन में करते हैं, एक्स दिन में काम करते हैं। तो ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना हुआ, ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 8 + 15 कितना हुआ, 8 + 15 कितना होता है, 13। ठीक, ए प्लस सी का काम निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ए प्लस सी मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो टोटल काम को हम भाग कर देंगे ना, तो ए प्लस सी का काम हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अब क्या कह रहा है, ए प्लस बी मतलब उस काम को मिलकर वाई दिन में कंप्लीट करते हैं, तब y का मान कैसे आएगा, a प्लस बी के एक दिन का काम को उससे हम क्या करेंगे, पूरे काम को डिवाइड करेंगे 120 बटे a प्लस बी के एक दिन के काम को। ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा, y दिन पूरे काम आ जाएगा, पूरे उतने उतने दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ पे डिवाइड क्या किया है, हमने कुल काम को एक दिन के काम से डिवाइड किया है, तो पता चल गया है कि वो कितने दिन में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो a प्लस सी जो है एक दिन में अगर 23 काम कर रहा है तो एक दिन का काम को पूरे काम को डिवाइड करना है, पूरे काम को डिवाइड किया तो पता चल गया कि पूरा वो x दिन में कंप्लीट कर सकता है, ये x की वैल्यू हुई। और इसी तरह से a प्लस बी कि एक दिन का काम और टोटल काम जितना था, तो पता चल गया कि a प्लस बी उसे जो y दिन में कंप्लीट करते हैं वो कितनी है, तो x बटा वाई कितना हो जाएगा, x बटा वाई कितना हो जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है, अगर इन दोनों को बटा में करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। ठीक है, देखिए मुझे समझाने में टाइम तो लगा है, लेकिन जिनको समझ में आया होगा वो बस तुरंत कर लेंगे, क्योंकि इतना भी आपको लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, बहुत कम लिखना है। यहाँ तो हम लिख के दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर 77 और 3x + 2y = 73 को संतुष्ट करने वाले x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान बहुत आसान है, इन दोनों को क्या करना है, एक बराबर में लिख लीजिए, नहीं तो क्या करना है, इसका जो कोफिशिएंट है 3 इन सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरे में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसका को जो कोफिशिएंट है 2 इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 2 इक्वेशन मिलेगी, नई इक्वेशन मिलेगी। तो जब इसमें आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले इक्वेशन में जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 2 = 6x + 3 × 3 = 9y इक्वल टू मिलेगा 231। ठीक, अब ये 2 वाला जो इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा 6x + 4y = 146। इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस हो गया। अब फिर यहाँ माइनस करें, फिर यहाँ माइनस किए, 9 - 4 5y हो जाएगा इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका 85 आ जाएगा, 85 आ गया। तो 5 × 1 = 5, 1 2 3 5 7 = 35। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 17 आ गई। अब इसी की y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम चलिए इस वाले इक्वेशन में रख के देखते हैं। इस वाले इक्वेशन में अगर हम रखें तो 2x + 17, देखिए 3 × 17 हो जाएगा। अब हमें एक एक चीज़ करना पड़ रहा है ना, कुछ लोगों को हो जाएगा प्रॉब्लम अगर हम नहीं करेंगे तो। यहाँ 77 है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो 2x = 2 हो जाएगा 77, 17 3 जो कितना होता है 51 ना, 51। अब 2x = 2 हो जाएगा यहाँ पे 26, घटाएंगे तो x आ जाएगा 13, x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 17। तो 13 और 17 किस में आ रहा है, x 13, तो पहले x है बाद में y है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, क्योंकि आपको इसी तरह से टीचिंग में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स चाहे अच्छा करना हो चाहे इंग्लिश अच्छा करना हो, मैं यहाँ पे सारी ही क्लासेस की प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है,
तो उनके साथ भी शेयर करिएगा जिनका एग्ज़ाम है, जो भी है। तो देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है और देख के भी डर लग रहा होगा कि पता नहीं सॉल्व होगा कि कौन इतना प्लस करेगा माइनस करेगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊं। देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लिया ए, इसको मान लीजिए बी। अब जहाँ जहाँ ये दिख रहा है ना वहाँ ए बी लिखते जाइए। ए बी ए बी, क्या बना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं बस करने के लिए दिखा रही हूँ। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। मैंने इसको, इस पूरे टर्म को ए मान लिया, इस पूरे टर्म को बी मान लिया, माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे, इसको अगर हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा? देखिए 2, ये तो पहले 2 का उतरेगा ही, उसको हमने ऐसे कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ में माइनस 2ab उतार दिया, जैसा का तैसा था, ठीक है, जैसा का तैसा था हमने उतार दिया। उसके बाद a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे वाला उतार दिया, ठीक। अब इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा मेरे पास सिर्फ इतना। अब सिर्फ इतना बचा तो इससे ये दोनों सेम है, इसको इससे कैंसिल हो गया, दोनों से क्या बचा? 2। आंसर कितना है? 2, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा अगर आप फॉर्मेट देखें तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, लेकिन आप सॉल्व भी कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो आपका थोड़ा सा खेला पलट जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की मैथ्स क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी बीपीएससी का है, केवीएस का है, इन सब के लिए मैथ्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और स्कोर है। इसमें मैथ्स में ही तो स्कोर है। अगर आप मैथ्स अच्छे से कर लेते हो तो आपका स्कोर कहीं गया नहीं है, सॉलिड नंबर आपको मिलेंगे पूरे। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।